नमस्कार मित्रों, आज फिर हम तीसरी क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित हैं हिंदी व्याकरण लेकर। कल आपका चल रहा था विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में कुछ पॉइंट रह गए थे, उनको आज कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद हिंदी व्याकरण आपका आज से शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जो बच्चे लाइव हैं वो अधिक से अधिक इस लिंक को शेयर कर दें, जिससे इस कक्षा का ज्ञान अधिक से अधिक बच्चों को प्राप्त हो सके। तो सभी बच्चे इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिए। अपने ग्रुप में सभी बच्चों को इस मैसेज को फॉरवर्ड कर दें। जी आश्री गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वरुण सुप्रभात। उज्जवल कुशवाहा गुड मॉर्निंग बेटा। इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिए और हिंदी का आनंद उठाइए। तो आज हम भाग 3 के साथ उपस्थित हैं। पिछली क्लास में आपने ब्राह्म चिन्ह पढ़ा था, यानी ब्राह्म चिन्ह क्या होते हैं, इनका क्या उपयोग होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्राह्म चिन्ह जो होते हैं वो किसी भी बात को स्पष्ट करने के लिए या समझने के लिए उपयोग किया जाता है। ये कामता प्रसाद गुरु जी के आधार पर लगभग 20 प्रकार के होते हैं, यानी ब्राह्म चिन्ह जो है लगभग 20 प्रकार के होते हैं, जो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे आपने पढ़ा था अल्पविराम, पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था, अल्पविराम। तो अल्पविराम क्या होता है, जिसको आप शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, कामा। इसके बाद आपने पढ़ा था अर्धविराम। अर्धविराम तो कामा में कम समय लिया जाता है और अर्धविराम में कामा से दुगना समय लिया जाता है और इसको इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा आपने पढ़ा था पूर्णविराम, यानी पूर्णविराम क्या होता है। तो पूर्णविराम सभी लोग जानते हैं, फुल स्टॉप जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। इसके बाद चौथा पॉइंट आपने पढ़ा था उपविराम, इसका उपयोग कम होता है, उपविराम का उपयोग कम होता है और इसको इंग्लिश में कॉलन बोलते हैं। इस तरीके से 2 विसर्गों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 5वां पॉइंट आपका था विस्मयादि बोधक, ये आप पढ़ चुके हैं। और जो बच्चे आज पहली बार क्लास ले रहे हैं वो हमारे पिछले 2 वीडियो हैं, उनको अवश्य देख लें, जिससे आपको कुछ समझ आ सके। विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसको आप प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से, इंग्लिश में इसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। 6 पॉइंट आपका था प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक जिसको आप बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद 7वां पॉइंट आप पढ़ चुके थे अवतरण या उदाहरण। जब आप किसी का उदाहरण या अवतरण या उदाहरण देते हैं तो किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई बात आपका है, आपको बताया गया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके बाद 8वां पॉइंट आपका है कोष्टक। सभी लोग जानते हैं कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं। तो कोष्टक आपका एक छोटा होता है, मंझला कोष्टक होता है और बड़ा कोष्टक। 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। और कोष्टक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, यानी किसी भी बात का मतलब स्पष्ट करने के लिए आप कोष्टक का प्रयोग करते हैं, या कोई बात है जो बात ना पढ़ी जाए उसको हम कोष्टक में लिख देते हैं। 9वां पॉइंट आपका था, इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करो बेटा, न्यूज ऑपरेशन। कृपया अपना नाम और लिख दिया करें। जो बच्चे चैनल को दूसरे नाम से एक्टिवेट किए हैं वो अपना नाम लिख दिया करें। गुड मॉर्निंग बेटा। 9वां पॉइंट आपका था योजक चिन्ह, यानी जिसको आप क्या बोलते थे, हाइफन बोलते थे। देश से थोड़ा छोटा होता है, देश थोड़ा बड़ा होता है, योजक चिन्ह छोटा होता है, जैसे माता पिता, ऊंच नीच। इसके बाद लाघव चिन्ह क्या होता है, जब कोई बड़ी बात आप शॉर्टकट में प्रदर्शित करते हैं, इसको शून्य से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लिखते हैं भारतीय स्टेट बैंक, तो शॉर्टकट में लिख देते हैं भारतीय स्टेट बैंक, लिखते हैं। ये दोस्त जैसे कृपया पन्ना पलटिए, तो कृपया पन्ना पलटिए, शॉर्टकट में लिखते हैं, क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह। 11वां पॉइंट आपने पढ़ा था विवरण चिन्ह को आप कॉलन और डेश इसकी सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लगाया जाता है किसी भी सूचना या निर्देश, जैसे आप कोई बात कर रहे हैं, ये क्रिया इस प्रकार है या इसमें निम्नवत बिंदु है, तो आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 12वां पॉइंट आपने पढ़ा था निर्देशक या निर्देशन निर्देशन का मतलब होता है कि इसको आप अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, डेश। ये योजक चिन्ह से बड़ा होता है, योजक चिन्ह से इसकी लंबाई कुछ बड़ी होती है। 13वां पॉइंट आपने पढ़ा था पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, यानी कि जैसे कोई आपको पुनः सूचना दी जाती है, जैसे आपने लिख दिया कोई बात, राम कल खाना खाएगा, श्याम कल खाना खाएगा। तो ये जो साइन होते हैं, यानी एक ही बात को बार बार आप लिखना नहीं चाह रहे हैं, तो वहां पर किस साइन का प्रयोग करते हैं, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 14वां पॉइंट आपको देखना है रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन जिसे बोलते हैं, रेखांकन चिन्ह। इसको आप क्या कहते हैं, इंग्लिश में अंडरलाइन, यानी कोई महत्वपूर्ण बात होती है उसके नीचे आप क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, रेखांकन चिन्ह। 15वां पॉइंट आपका था त्रुटिबोधक चिन्ह या हंस पद, त्रुटिबोधक चिन्ह या हंसबोधक चिन्ह। चलिए या क्या बोलते हैं इसको, हंस पद, यानी त्रुटिबोधक। जैसे कोई बात आप लिख रहे हैं और बीच में भूल जाए, जैसे
राम जाता है, राम जाता है। अब आप बीच में बोल के घर जाना, तो यहाँ इस तरीके लगा सकते हैं। ये जो साइन होता है ये क्या होता है, त्रुटिबोधक चिन्ह या हंस पर, या इसको हम बोल सकते हैं विस्मरण चिन्ह, हमें बाद में याद आया राम घर जाता है, तो ये जो साइन होता है वो त्रुटिबोधक चिन्ह कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका था इसी में पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह, पदलोप चिन्ह यानी मिसिंग आपकी हो जाए। जैसे कोई भी बात आप अपने शब्दों में ना कह सकें, इतनी बड़ी बात है जिसको आप डॉटेड लाइन में कह देते हैं, उसे हम बोलते हैं पदलोप चिन्ह। जैसे कल आपको उदाहरण बताया गया था कि आज की अर्थव्यवस्था की तो क्या कहें, यानी आज की जो अर्थव्यवस्था है या आज की सरकार के बारे में हम क्या कहें, आगे डॉटेड लाइन, यानी ऐसी बात है जिसको हम अपने शब्दों में नहीं कह सकते हैं, तो वहां पर पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कल एक और पॉइंट पढ़ा दिया था आपको, तुल्यता, तुल्यता सूचक, जिसको आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट मास। यानी आपने कल इतने पॉइंट पढ़ दिए थे ब्राह्म चिन्ह के बारे में, ये भी कल आपको बता दिया गया था तुल्यता सूचक क्या होता है, यानी इक्विवेलेंट यानी बराबर वाली बात। यानी ये सूचक वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां पर दो व्यक्ति या दो वस्तु हैं या दो पदार्थ बराबर होते हैं। जैसे कल आपको उदाहरण दिया गया था मोहन इज इक्वल टू सोहन, यानी बराबर वाली बात, मोहन और सोहन बराबर है। राम और श्याम, राम बराबर श्याम। सीता राधा, यहाँ पर दोनों के बीच तुलना की गई है और दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो यहां तक तो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब आगे आपका शुरू होगा आज इसी में 19वां पॉइंट समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक, जो बच्चे लाइव नहीं आए हैं उनके पास आप मैसेज कर दें। वरुण कह रहे हैं कि उसे रोको मत जाने दो, और उसे रोको मत जाने दो सर, ये दोनों अलग अलग मतलब है क्या? तो आप उसमें कामा का प्रयोग दे सकते हैं। जैसे पहले में आपने लिखा है उसे रोको, आपने इसमें लिखा है उसे रोको, कामा लगा दिया है, फिर लिखा है मत जाने दो। क्या लिखा है, मत जाने दो, ये लिखा। दूसरा आपका वाक्य है उसे रोको मत जाने दो, दूसरा आपने लिखा है उसे रोको मत जाने दो। तो दोनों बातों में आप क्या देखते हैं, उसे रोको, यानी आप कह रहे हैं कि उसे रोकिए मत जाने दो, यानी उसमें आप जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, जाने के लिए आप नहीं कह रहे हैं, जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं आप। यहां पर आप क्या बोल रहे हैं कि उसे रोको मत जाने दो, यहां पर आप क्या कह रहे हैं, उसे रोको मत जाने दो, यहां पर आप जाने के लिए कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं, जाने के लिए। तो दोनों बातों में अंतर यही हो गया है कि एक में आप कह रहे हैं कि उसे मत जाने दीजिए, दूसरे में आप कह रहे हैं कि उसे जाने दीजिए। तो दोनों में यही अंतर है, दोनों का मतलब अलग अलग है। ये कौन सा कामा है, कौन सा विराम चिन्ह है, कामा। कुछ समय के लिए आपको यहां पर रुकना पड़ेगा। जया कटियार, गुड मॉर्निंग बेटा, जया कटियार है। इसके बाद देखिए समाप्त सूचक। समाप्त सूचक को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिनिश, यानी कोई भी बात या कोई उपन्यास या कोई किताब जब समाप्त होती है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब ये चिन्ह इस तरीके के भी हो सकते हैं, कई टाइप के होते हैं, या स्टार लगा के इस तरीके से हो सकते हैं, या बिंदी लगा के इस तरीके से हो सकते हैं। तो ये सब समाप्त सूचक होते हैं आपके। इसमें विशेषता क्या होती है, कल आपको बताया गया था, यानी जब कोई आप लेख या पुस्तक समाप्त करते हैं, कोई भी आपने लेख लिखा उसको समाप्त कर रहे हैं, या कोई पुस्तक समाप्त हो रही है, तो उसके लास्ट में ये साइन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कोई पूरा गोदान लिख डाला, जब पूरा गोदान आपने मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, तो ये जब समाप्त हुआ होगा तो उन्होंने नीचे इस तरीके के साइन या इस तरीके के साइन का प्रयोग किया होगा। तो ये जो साइन होते हैं ये जब लगाए जाते हैं जब आपका कोई लेख या पुस्तक बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अगला होता है 19-20 हो गया आपका त्रियक रेखा। त्रियक रेखा, इसको आप स्लेश ही बोलते हैं। त्रियक रेखा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्लेश। ये इस तरीके की लगाई जाती है। अब त्रियक रेखा का प्रयोग कहां होता है, जब एक के बाद आप कोई दूसरी बात करते हैं। जैसे हमारे नोटिफिकेशन में है कि यूपीएसआई, यूपीपी, ये जो त्रियक रेखा का उपयोग किया गया, मतलब यूपीएसआई और यूपीपी या बीडीओ, लेखपाल, बीएड, इन सबके लिए हिंदी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर किस रेखा का उपयोग किया जाता है, त्रियक यानी स्लेश का उपयोग किया जाता है। तो ये आपके कुछ ब्राह्म चिन्ह थे, कुछ ब्राह्म चिन्ह थे। अब इन्हीं ब्राह्म चिन्हों का हम टेस्ट लेंगे। सब बच्चे तैयार हो जाएं और बताएं ये कौन सा ब्राह्म चिन्ह है। अनुराग यादव, गुड मॉर्निंग बेटा। इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिए। अब जैसे आपसे पहला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि निम्न में ब्राह्म चिन्ह है, निम्न में अल्प ब्राह्म है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया जा सकता है ये, दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा सकता है ये, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा सकता है ये, और चौथा ऑप्शन आपको दिया जा सकता है ये। 4 ऑप्शन आपके पास है, 1 2 3 4। तो आप बताएंगे निम्न में अल्प ब्राह्म कौन सा है, निम्न में अल्प ब्राह्म कौन सा है। उदित शाह, गुड मॉर्निंग बेटा, जल्दी से जल्दी बताइए, मैं वेट कर रहा हूं कि निम्न में अल्प ब्राह्म कौन सा है।
आश्री कह रही है सेकंड। सेकंड बिल्कुल सही आंसर। आश्री ने सही जवाब दिया है कि अल्प विराम आपका क्या है, ये जिसको अंग्रेजी में आप क्या बोल सकते हैं, कॉमा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉमा। अब अल्प विराम का प्रयोग जब आप कोई वाक्य कहते हैं उसमें कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है। जैसे भी वरुण ने पूछा था कि उसे रोको मत जाने दो, तो वहां पर किसका प्रयोग किया गया था, अल्प विराम का प्रयोग किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आपसे फिर पूछा जा सकता है, निम्न में उपविराम, निम्न में उपविराम कौन सा है। तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा ये, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी बताइए। अनुराग, जया कटियार, बिल्कुल सही आंसर दोनों बच्चों ने दिया है। अनुराग और जया दोनों लोगों ने सही आंसर दिया है सेकंड। इसमें भी कौन सा आंसर सही है, सेकंड। ये क्या है, उपविराम। अब इसका प्रयोग कहां किया जाता है, उपविराम का प्रयोग एक कही हुई बात को विशिष्ट रूप में दिखाने के लिए, यानी उपविराम का प्रयोग आप कहां करते हैं, जब आप कोई बात कहते हैं उसको विशिष्ट रूप से दिखाने के लिए उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको उदाहरण भी दिया गया था, मूल अधिकार संविधान की आत्मा है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार, इस तरीके से उपविराम का प्रयोग आगे लिखा होता है संविधान की आत्मा है। तो बिल्कुल सही। तीसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में योजक, निम्न में योजक विराम कौन सा है। पहला ऑप्शन ये हो गया आपका, दूसरा ऑप्शन ये हो गया, तीसरा ऑप्शन ये हो गया, और चौथा ऑप्शन आपका हो गया है। चारों ऑप्शन आपके पास हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। निम्न में योजक विराम या योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जो द्वंद्व समास या विशेषण विशेषता या विशेषण को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यही आपको बताना है कि निम्न में योजक चिन्ह कौन सा है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। उत्कर्ष साग, गुड मॉर्निंग बेटा, मैं आपका वेट कर रहा हूं, आप लोग आंसर बताइए। निम्न में योजक विराम या योजक चिन्ह कौन सा है। आश्री एक, नंबर एक, आश्री आप नंबर एक आंसर दिया है। तो नंबर एक आपने आंसर जो दिया है ये योजक चिन्ह का नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं। ये गलत आंसर आपका है। चलिए जल्दी से बताइए दोबारा। जया कटियार 4 नंबर, जया कटियार ने आंसर दिया है 4 नंबर, ये भी गलत है, योजक चिन्ह ये नहीं है। दोनों आंसर गलत आए हैं। उत्कर्ष साग 3 नंबर, बिल्कुल सही जवाब। उत्कर्ष साग का बिल्कुल सही आंसर है। उत्कर्ष ने आपको क्या बताया, उत्कर्ष ने बताया कि नंबर 3 सही है। योजक चिन्ह डे से बिल्कुल छोटा होता है, इसका प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास में, यानी कि जब कोई बात परस्पर हो, जैसे लाभ हानि, यहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये जो पहला जवाब दिया था आशी ने, ये डेस होता है। ये क्या होता है, डेस। जब उदाहरण आप लेते हैं उसके बाद डेस का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या है, ये लाघव चिन्ह है। जब आप कोई भी लंबी बात को छोटा रूप में लिखना चाहते हैं तो ये लाघव चिन्ह है, ये आपका डेस है, ये पूर्ण विराम है, ये क्या है, योजक चिन्ह है। चलिए अगला प्रश्न। इसका मतलब आप प्रॉपर्ली नोट्स नहीं बना रहे हैं, नोट्स बनाइए तभी समझ में आएगा। उदित साग के, दूसरा तुम्हारा भी गलत था जवाब। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में हंस पद विराम है। पहला ऑप्शन, निम्न में हंस पद विराम है, पहला ऑप्शन आपका आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका ये आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका ये आ जाएगा, और चौथा ऑप्शन आपका होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से बताइए। उदित साग ने बताया है दूसरा। उदित साग का जवाब दूसरा, वरुण का दूसरा, यानी उदित और वरुण दोनों दूसरे को सही मान रहे हैं। और जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए बिल्कुल सही जवाब, दोनों का सही जवाब है। ये क्या है, हंस पद, या इसको बोलते हैं त्रुटि बोधक, या इसको बोलते हैं विस्मरण चिन्ह। यानी जब आप कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें कुछ त्रुटि रह जाती है, उसको पूर्ण करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे राधा जाती है, राधा जाती है। अब चूंकि राधा स्कूल जाती है, आप स्कूल भूल गए तो आप यहाँ पर इस साइन का प्रयोग करेंगे और ऊपर लिख देंगे स्कूल, यानी राधा स्कूल जाती है। तो ये जो साइन है ये क्या है, हंस पद या विस्मरण चिन्ह या त्रुटि बोधक चिन्ह कहा जाता है। चलिए विनीता यादव, गुड मॉर्निंग बेटा, नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। चलिए तीसरा प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, निम्न में तुल्यता सूचक कौन है। निम्न में तुल्यता सूचक आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका है, दूसरा ऑप्शन आपका ये है, तीसरा ऑप्शन आपका ये है, और चौथा ऑप्शन आपका ये। तो निम्न में तुल्यता सूचक कौन सा है, जल्दी से जल्दी बताइए कि निम्न में तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा है। 1 2 3 4 ऑप्शन आपके पास है। जया कटिया नंबर 2, वरुण नंबर 2,
बिल्कुल सही जवाब, वरुण और जया दोनों का सही जवाब। ये क्या है? तुल्यता सूचक है। ये आपका डेस है, ये क्या योजक चिन्ह है, और ये स्लेश है। यानी तुल्यता सूचक का प्रयोग कब किया जाता है? तुल्यता सूचक का प्रयोग किया जाता है जब दो बात या दो व्यक्ति या दो पदार्थ बिल्कुल इक्विवेलेंट होते हैं, बराबर होते हैं, तो हम इस साइन का प्रयोग करते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? बराबर। इसीलिए इसको बोला जाता है तुलना करना, तुल्यता सूचक। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट वेट। चलिए, अब आपको भाग 3 में ही व्याकरण स्टार्ट हो जाएगा। आज आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा? व्याकरण। यानी व्याकरण क्या है? व्याकरण परिचय। आज आप पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण परिचय। व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, व्याकरण क्या है, ये सब इसके बारे में आप जानेंगे। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी पेन लेकर तैयार हैं? अब हिंदी व्याकरण क्या है? हिंदी के बारे में आपको बता चुका, भाषा के बारे में बता चुका था। व्याकरण, अच्छा व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? व्याकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम जब किसी भाषा का उपयोग करते हैं, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो, तो हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। यानी भाषा में दो रूप होते हैं, एक तो आपका अशुद्ध रूप होता है और एक आपका शुद्ध रूप होता है। तो जब भाषा अशुद्ध बोल सकते हैं और शुद्ध बोल सकते हैं। अशुद्ध जैसे आप देखें कि कल खाना राम खाया, राम ने खाया। कल खाना राम ने खाया, ये कैसा है? अशुद्ध रूप है। अगर आप इसका शुद्ध रूप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? राम ने कल खाना खाया, राम ने कल खाना खाया। ये दोनों, ये कैसा रूप है? शुद्ध रूप है, ये अशुद्ध रूप है। तो जब शुद्ध रूप से अशुद्ध रूप से आप शुद्ध रूप में जाते हैं तो इन दोनों के बीच व्याकरण आता है। क्या आता है? व्याकरण। यानी शुद्ध अशुद्ध से शुद्ध तभी आप बना सकते हैं जब आपको व्याकरण की जानकारी हो। तो व्याकरण क्या है वो आप अभी यहां देखेंगे। अब व्याकरण में 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो आपका वर्ण, वर्ण शुद्ध होना चाहिए, शब्द और वाक्य। अच्छा, वर्ण, शब्द और वाक्य तीनों में क्या अंतर है वो भी आप देख सकते हैं। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। तो तीनों में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। उससे बड़ी शब्द और सबसे बड़ा वाक्य। यानी वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वर्ण क्या होता है? तो वर्ण जैसे किसी भी ध्वनि का सार्थक अर्थ, जैसे आप विभिन्न प्रकार की ध्वनियां, जैसे आप स्वर का इस्तेमाल करते हैं, स्वर, तो स्वर क्या है? सारी सभी ध्वनियां हैं, लेकिन ध्वनियां कैसी हैं? सार्थक ध्वनियां हैं। ये इनका मौखिक रूप है। यानी कि जैसे सपोज दैट आपने वर्ण आप छोटा इस तरीके से बना, यदि आप इसको इस तरीके से बना दें तो क्या है? ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ये कैसा रूप है? अशुद्ध। ये कैसा है? शुद्ध। तो ये तो हो गया वर्ण। ये क्या हो गया? वर्ण। अब जब वर्ण, कई वर्ण मिलते हैं तो एक शब्द बना देते हैं, जैसे सपोज दैट आम, आम। अब आप इसको लिख दो मा, तो ये कैसा है? अशुद्ध रूप है। और ये कैसा है? शुद्ध रूप है। ये शब्द का कैसा है? शुद्ध रूप। अब जब आप अपनी भावना किसी को प्रकट करते हैं, अपनी अपनी भावना किसी को बताते हैं, तो किसके माध्यम से? वाक्य के माध्यम से। यदि आपका वाक्य गलत है तो आप अपनी भावना दूसरे को नहीं समझा सकते। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं। तो आप अपनी भावना प्रकट क्या कर रहे हैं आम के बारे में, कि मैं आम को खाता हूं। यदि यहां पर कोई भी चीज गलत हो जाए, यानी पूरा ये वर्ड गलत हो जाए, यहां पर आ लिख दिया जाए, तो क्या होगा? वाक्य आपका गलत हो जाएगा। वाक्य आपका कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि मैं आम खाता हूं, तो मेरी भावना प्रकट हो रही है, मेरा विचार प्रकट हो रहा है, तो हमारा वाक्य सही है। अब यहाँ पर 3 चीजें, एक है मैं, एक है आम, एक है खाता। तीन चीजों का इस्तेमाल आपने किया। क्या आप मैं से समझ सकते हैं मेरी भावना? क्या आप केवल आम से समझ सकते हैं, या मैं आम इससे समझ सकते हैं मेरी भावना? नहीं। जब तीनों चीजें मिलेंगी तो क्या बन जाएगा? मैं आम खाता हूं। तब आप हमारा विचार या हमारी भावना को समझ सकते हैं। यही व्याकरण है। यही क्या है? व्याकरण है। यानी अपनी भावना को दूसरे के अंदर पिरोना या अपनी बात को स्पष्ट करना, तो क्या कहलाता है? वो व्याकरण। इनको स्पष्ट करने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया गया है। धर्मेंद्र सिंह, बिल्कुल सही बेटा धर्मेंद्र। वरुण, समान हो जब दो चीजें, बिल्कुल, तब तुल्यात्मक सूचक का प्रयोग किया जाता है जब दो चीजें समान होती हैं। तो व्याकरण को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले वर्ण, वर्ण क्या होते हैं, उसके बाद शब्द, शब्द क्या होते हैं, और वाक्य। इन तीनों चीजों को आपको समझना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि व्याकरण क्या है। तो वर्ण समझ में आ गया आपको? नहीं। वर्ण, जो वर्ण होते हैं वो आपके देवनागरी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ होते हैं ब्राह्मलिपि, जिनका प्रयोग अशोक के जमाने में हुआ करता था, अब नहीं होता है। और इन सबसे मिलकर बनता है शब्द और वाक्य। वर्ण आपके 2 प्रकार हो जाते हैं, स्वर यानी वर्ण वाला आपने स्वर पढ़ा होगा और व्यंजन पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आप व्याकरण की परिभाषा लिख लें, व्याकरण क्या है। तो व्याकरण को आप लिख सकते हैं, हिंदी हेडिंग डालें व्याकरण परिचय या हिंदी व्याकरण परिचय। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने कामा पढ़ने व बोलने का ज्ञान कराने वाले साधन की जगह आप शास्त्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साधन को व्याकरण कहते हैं।
व्याकरण कहते हैं। जल्दी से नोट करिए, कमेंट्स करते रहिए जिससे हमें पता लगे आप इस समय हैं लाइव या नहीं, और नोट्स को प्रॉपर्ली बनाते रहिए। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने व बोलने का ज्ञान कराने वाले साधन को क्या कहते हैं? व्याकरण। जैसे सपोज दैट आप खाना को लिखते हैं ना खा, खाना आपका क्या है? शुद्ध रूप है। अगर इसका अशुद्ध रूप होगा ना खा तो क्या होगा? आपको कुछ समझ आएगा? नहीं समझ आएगा। इसलिए भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने, बोलने का ज्ञान कराने वाले साधन को क्या कहते हैं? व्याकरण। अब ये जो चिन्ह मैंने प्रयोग किया, ये कौन सा चिन्ह है? इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? कोई बच्चा बताएगा इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? कमेंट में लिखिए जरा। ये जो मैंने नीचे लाइन ऐसी खींची है, इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? ये कौन सा ब्राह्म चिन्ह है? कमेंट्स में लिखिए जरा। ये कौन सा ब्राह्म चिन्ह है? मैं वेट कर रहा हूं सभी बच्चों का। आप बताइए कौन सा ब्राह्म चिन्ह है? नोट कर लिया तो आंसर दीजिए। तो आप लोग बताएंगे ब्राह्म चिन्ह कौन सा ब्राह्म चिन्ह है? तो आपको लिखाया गया था अंडरलाइन यानी रेखांकन। ये कौन सा चिन्ह है? रेखांकन ब्राह्म चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है अंडरलाइन, यानी जब कोई महत्वपूर्ण बात को हाईलाइट किया जाता है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं आपको बताएगा तभी। व्याकरण के मुख्य 3 भाग होते हैं या 3 अंग होते हैं। व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग होते हैं? तो पहला तो आपको भी बताया गया था वर्ण विचार, दूसरा आपको बताया गया था शब्द विचार, और तीसरा आपको बताया गया था वाक्य विचार। जब तीनों चीजों में शुद्धता होगी तभी हम किसी की भावना या बात को समझ सकते हैं। तो व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। देखिए अब यहाँ वर्ण विचार क्या है? यहाँ वर्णों के बारे में बताया गया। जो आपके वर्ण होते हैं छोटा बड़ा, वो भी सार्थक, इनका अर्थ कैसा होना चाहिए? सार्थक। शब्द विचार, जब वर्ण मिलते हैं तो शब्द बनता है, और जब शब्द मिलते हैं तो क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो तीनों को अलग अलग हम आपको डिफाइन करके दिखाएंगे। अब इसी में नीचे लिखने जो व्याकरण है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? इसकी उत्पत्ति के बारे में आप और जान लें, व्युत्पत्ति। तो व्याकरण शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा की कहां से हुई? संस्कृत भाषा के कृ धातु, किससे? कृ धातु में, कृ धातु में ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय तथा वी एवं आंड, वी एवं आंड उपसर्ग लगाने से हुई है। उपसर्ग लगाने से हुई है। तो व्याकरण शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा की कृ धातु में ल्यूट प्रत्यय तथा वी एवं आंड उपसर्ग लगाने से हुई है। अब कैसे हुई है? इधर नीचे आप देख सकते हैं, वी प्लस आंड और प्लस क्र और प्लस ल्यूट, चारों वर्णों को मैंने मिला दिया। क्र माने क्या होता है? करना, और ल्यूट माने अन। इसके माने क्या होता है? कर। इसके माने क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? कर। और इसका अर्थ क्या होता है? अन या अन। अब मिला लें, ये तो वी है ही, इसको हम क्या बोलेंगे? आ। ये क्या है? आ। तो वी धन आ, और ये हो गया कर, और ये हो गया अन या अन। तो सभी को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगा? व्याकरण। व्याकरण। तो इस प्रकार आपकी व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है।
जल्दी से नोट करिए। आश्री पूछ रही है ल्यूट प्रत्यय क्या है, तो अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा प्रत्यय और प्रत्यय तत्सम सब व्याकरण में आ रहा है, तभी आपको समझ में पाएगा कि प्रत्यय क्या होता है। इन्हें अभी ये नहीं मालूम प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय क्या होता है? जब किसी वाक्य के पीछे लगाया जाता है। उदित व्याकरण 12वीं सदी में आई थी। नोट करिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में आपको पता लग गया है। अब आपको वर्ण विचार, यानी वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार, तो वर्ण विचार क्या होता है कि जब कोई भी ध्वनि या वर्णों की शुद्धता, यानी वर्ण विचार का मतलब क्या होता है? ध्वनि या वर्णों की शुद्धता, वर्णों की शुद्धता। और ये सब कहां से उत्पन्न होते हैं? स्वर और व्यंजन से। स्वर और व्यंजन, ये सब क्या है? वर्ण है। अभी आपको बताया जाएगा ये क्या है। तो यानी जो वर्ण विचार होते हैं वो उसमें क्या होना चाहिए? आपकी ध्वनि और वर्णों की शुद्धता, यानी जो आप ध्वनि बोल रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? सार्थक। आपके मुंह से जो ध्वनि निकलती है वही वर्ण कहलाता है। आपके मुंह से जो ध्वनि निकलती है वही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और लेकिन ध्वनि कैसी होनी चाहिए? सार्थक ध्वनि होनी चाहिए। इसके बाद है शब्द विचार। शब्द विचार, अब शब्द विचार क्या है? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द का इस्तेमाल जरूर करेंगे क्योंकि सार्थक से ही अर्थ निकलता है। सार्थक शब्द, नए शब्द या शब्दावली, इन सबका तत्सम रूप या तद्भव या संज्ञा या सर्वनाम आदि क्या है? शब्द विचार। संज्ञा सर्वनाम अच्छी तरीके से आप जानते हैं, आपको आगे बताएंगे। तो ये जैसे शब्द विचार होते हैं तो आपका जो शब्द है उसका कैसा होना चाहिए? सार्थक हो, नया हो और शब्दावली अच्छी हो। ये सब कहां से? जैसे तत्सम है, तद्भव है, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब क्या है? शब्द विचार है। तीसरा आपका है वाक्य विचार। अभी एक एक को स्पेशली बताया जाएगा, इसका उपयोग भी बताया जाएगा। तो वाक्य विचार क्या होते हैं? वाक्य विचार में आपका क्या आता है कि आपने जो वाक्य कहा है उसमें आपका विचार क्या स्पष्ट हो रहा है। जैसे आ रहा है ईख अच्छी लगती है, तो यहां पर ई, जो ई है ये क्या है? आपका वर्ण। ये क्या है? वर्ण। ईख क्या है? आपका शब्द है। तो अगर मैं केवल इसको स्पष्ट करूं ई, तो आप क्या मेरी भावना को समझ सकते हैं कि मुझे ईख अच्छी लगती है या खराब लगती है? नहीं समझ सकते। यदि केवल मैंने दोनों को ले लिया, यानी ईख ले लिया, अब आप क्या मेरी भावना को समझ सकते हैं? नहीं, केवल ईख है, आगे खराब भी ले सकती है और अच्छी भी ले सकती है। लेकिन जब इन सबका एक साथ सम्मिलन होगा तभी आप हमारी वाक्य के द्वारा हमारी भावना को स्पष्ट कर सकते हैं कि ईख अच्छी लगती है। तो ये आपका हो गया वाक्य विचार। यदि इसमें कोई सा भी त्रुटि कर दिया जाए तो आप मेरी भावना को नहीं समझ सकते। तो वाक्य विचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि एक व्यक्ति द्वारा कही हुई बात को दूसरे व्यक्ति को समझाना, यानी उसका सार्थक अर्थ निकालना, ना कि निरर्थक। तो इसके वाक्य विचार में क्या होना चाहिए? उद्देश्य, कामा विधेय, कामा अर्थ। अर्थ के आधार पर भी हम आपका विचार समझ सकते हैं, आप मेरा विचार समझ सकते हैं। कामा वाक्यों में भेद या वाक्यों के भेद। कामा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी आप अर्थ को समझ सकते हैं, आप मेरी भावना को समझ सकते हैं, अपनी भावना को दूसरे को समझा सकते हैं। तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, तीनों प्रकार के विचार आपको हो गए हैं। नोट करिए जल्दी से। नोट्स प्रॉपर्ली बनाते जाइए। और अभी 11 बजे आपकी अंग्रेजी की लाइव क्लास होगी देव सर के द्वारा। नोट करिए। अब आगे कुछ पॉइंट और मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं कि हिंदी देवनागरी लिपि का विकास कहां से हुआ। तो यानी कुछ पॉइंट आप सकते हैं, जैसे हिंदी देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्रह्म लिपि से हुआ। लिपि का विकास ब्रह्म लिपि से हुआ है। ब्रह्म लिपि जो अशोक सम्राट के जमाने में चलती थी। क्या हमारी वॉइस स्पष्ट आ रही है? तो सभी लोग यस लिख के भेजें। यदि हमारी वॉइस यानी आवाज आपको स्पष्ट सुनाई पड़ रही है तो आप यस लिख के भेजें। सभी स्टूडेंट यस लिख के भेजें। दूसरा पॉइंट आप इसी में जोड़ सकते हैं कि संसार की कई भाषाएं, संसार की बहुत सी भाषाएं
संसार की बहुत सी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। संसार की बहुत सी भाषाएं किस रूप में लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि। अंडरलाइन कर दी, कौन सा विराम चिन्ह है? रेखांकन या अंडरलाइन। अब जैसे संस्कृत, ये भी इसी से उत्पन्न है। गुजराती, मराठी, नेपाली आदि, ये सब कहां से उत्पन्न हुई है? देवनागरी लिपि से। ये भाषाओं का उत्पन्न कहां से हुआ है? देवनागरी लिपि से हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके, और एक दो पॉइंट लिखिए इसी के बारे में। अब आपसे अगर ये पूछ दिया जाए कि लिपि क्या है, जैसे लिपि क्या है, तो लिपि क्या है? भाषा है, यानी मौखिक भाषा को लिखित रूप में आप देखें तो आप लिख सकते हैं कि मौखिक भाषा को लिखित रूप देने हेतु प्रत्येक सार्थक मतलब जिसका कुछ अर्थ हो, सार्थक ध्वनि चिन्हों की व्याख्या या व्यवस्था को लिपि कहते हैं। यानी मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए प्रत्येक सार्थक ध्वनि चिन्ह की व्यवस्था को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। आपसे अगर कोई पूछ दे लिपि क्या है, तो मौखिक भाषा, जैसे आप विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं, आ, ई, उ, ये सब क्या है? मौखिक भाषाएं। इनको आप लिखित रूप में लिखना चाह रहे हैं तो प्रत्येक सार्थक ध्वनि चिन्हों की व्यवस्था को आप क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए व्याकरण परिचय में। अब देवनागरी लिपि क्या है? एक रोमन लिपि होती है, एक ब्राह्मी लिपि। तो तीनों लिपियों के बारे में आप अभी जानेंगे। मोनू कश्यप, आवाज स्पष्ट आ रही है? बिल्कुल राइट। लिंक को बेटा अधिक से अधिक शेयर कर दें और नोट्स जरूर बनाते जाएं। आप जब ये नोट्स बनाते जाएंगे तो ये जो हिंदी आप एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो आगे आपके सभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी एक बार अगर आपने पढ़ ली तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, बस आपको रिवीजन करना पड़ेगा। एक बार तैयार कर लीजिए, बस रिवीजन करते रहिए। अब देवनागरी लिपि, तो देवनागरी लिपि क्या है भाई? आपकी छोटा आ, बड़ा आ, ई, उ, ये क्या है? देवनागरी लिपि है। ये कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। अच्छा, देवनागरी लिपि, अब आपसे कहा गया कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहां से? ब्राह्मी लिपि से हुई। अच्छा, ब्राह्मी लिपि क्या होती है? ब्राह्मी लिपि जो अशोक सम्राट के जमाने में चलती थी तो इनके एक विशेष चिन्ह हुआ करते थे। जैसे छोटा आप इस तरीके से बनाते हैं, वो छोटा इस तरीके से बनाते थे। उनका छोटा इस तरीके से बनता था। अब इन दोनों में क्या अंतर है कि ये आपका बाहर की तरफ है, उनका ये अंदर की तरफ है। डंडा इसमें भी, डंडा उसमें। बड़ा सेम ऐसा ही बनता था इस तरीके से। क्या अंदर हो जाता? एक डंडा इस तरीके से कर दिया, बन गया आपका बड़ा। छोटी ये 3 विसर्गों द्वारा, यानी इस तरीके से बन गई सेम आपकी। तो इस तरीके से छोटी का प्रयोग किया जाता था। छोटा उ है उसको इससे रिप्रेजेंट करते थे, ए है उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते थे, इस तरीके से। तो ये आपकी कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। ये कौन सी थी? आपकी देवनागरी लिपि है। यदि इसी तरीके से आपसे कह दिया जाए रोमन लिपि, एक रोमन भी गिनती आती है ना, रोमन लिपि यानी रोमन भाषा। अच्छा, रोमन भाषा में जैसे आपको लिखना है आ, तो आप कैसे लिखेंगे? या तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे। ये रोमन लिपि होती है। ये कौन सी लिपि होती है? रोमन लिपि। बड़ा आपको लिखना है बड़ा आ, इस तरीके से। छोटी ई लिखनी है आपको तो इस तरीके से। बड़ी ई लिखनी है तो इस तरीके से। उ लिखना है तो इस तरीके से। तो ये आपके क्या थे? रोमन लिपि। ये आपकी रोमन लिपि है, ये आपकी देवनागरी लिपि है, ये आपकी ब्राह्मी लिपि है। तीनों प्रकार की लिपियां आपने पढ़ ली। अब इन तीनों में वर्ण किसे कहते हैं? ये रोमन लिपि का वर्ण है, ये देवनागरी लिपि का वर्ण है, ये ब्राह्मी लिपि का वर्ण है। आपको पढ़ना क्या है? आपको ये पढ़ना देवनागरी लिपि। हिंदी में क्या पढ़ना है? देवनागरी लिपि, जो वर्तमान समय में चलती है। वरुण पूछ रहे हैं किस शहर में है? तो ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट का सरायप्रयाग है। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट का ये सरायप्रयाग है। सरायप्रयाग कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से आपकी लाइव क्लास चल रही है। अब इन्हीं में पॉइंट आपका हो गया कि आप वर्ण किसे कहेंगे। तो वर्ण क्या है? ये वर्ण है। तो इन्हीं चिन्हों को हम क्या कह सकते हैं? इन्हीं चिन्हों को हम क्या कह सकते हैं? इन्हीं चिन्हों को
वर्ण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यानी वर्ण कहते हैं। क्या कह सकते हैं? इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आपका ऐसे ही हो सकता है कि मौखिक सार्थक ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई को लिखित रूप में जिन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? वर्ण। यानी दूसरी डिफिनेशन आपकी ये बन सकती है कि मौखिक ध्वनियां या मौखिक ध्वनि, कोष्टक में आप क्या लिख लेंगे? सार्थक। यानी जिसका अर्थ हो, ये नहीं कि आप अपने मुंह से कई प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक ध्वनियां होती हैं, उनको हम वर्ण नहीं कहेंगे, उनको हम वर्ण नहीं कह सकते हैं। वो ध्वनि जो सार्थक हो, जैसे आ ई उ ए, ये जो ध्वनि आप निकालते हैं ये सार्थक ध्वनियां हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे? वर्ण कह सकते हैं। तो मौखिक ध्वनि यानी जो सार्थक होगी सबसे छोटी इकाई की, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई मतलब जिसको आप तोड़ ना सकें, जिसको विभाजित ना किया जा सके, सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी इकाई को लिखित रूप में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? वर्ण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मौखिक ध्वनि यानी जो सार्थक हों की सबसे छोटी इकाई, जिन्हें विभाजित ना किया जा सके, के लिखित रूप हम क्या कह सकते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। यानी दूसरी परिभाषा आपकी ये भी हो सकती है एक लाइन में, ध्वनि की लघुत्तम सार्थक इकाई, यानी ध्वनि की लघुत्तम, लघुत्तम मतलब सबसे छोटी, जिसको तोड़ा ना जा सके, सार्थक इकाई, सार्थक इकाई, सार्थक इकाई वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण कहलाती है। तो ये आपकी वर्ण की डिफिनेशन इतने टाइप की हो गई है कि वर्ण क्या है, वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या है, वर्ण क्या होते हैं। तो आपने आज क्या पढ़ा? वर्ण विचार पढ़ा। आपने अच्छी तरीके से व्याकरण का परिचय ले लिया और व्याकरण में क्या पढ़ लिया है? वर्ण विचार। इसमें अगर किसी कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके पूछ सकता है। बिल्कुल वरुण, ये छिबरामऊ के पास है। आश्री कह रही है कि सर जाते जाते एक बात बता दो कि ये भावना कौन है? भावना को व्यक्त नहीं किया जा सकता बेटा, भावना को केवल समझा जा सकता है। भावना कोई लड़की नहीं है। यहां पर जो भावना की बात हो रही है वो कोई लड़की नहीं है, उसको आप केवल समझ सकते हैं और तुम्हारी भावना को मैं समझ सकता हूं। वरुण बोल रहे हैं भावना फीलिंग होती है। बिल्कुल सही जवाब। भावना को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? फीलिंग। चलिए आज आपकी क्लास यही समाप्त होती है। आपने रोमन, देवनागरी, ब्राह्मी लिपि और वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त की। कल आपको फिर हम मिलेंगे 9 बजे से, और अभी 11 बजे से जाएं आप बिल्कुल नहीं अपना। 11 बजे से आपको अंग्रेजी की लाइव क्लास मिलेगी देवेंद्र सर के द्वारा। और कल आपको तैयार होकर आना है ब्राह्म चिन्हों के बारे में। कल मैं ब्राह्म चिन्हों का टेस्ट दोबारा लूंगा। कल मैं ब्राह्म चिन्हों के बारे में से आपसे दोबारा पूछूंगा, क्योंकि आज कुछ बच्चों के जवाब गलत आए, जबकि ब्राह्म चिन्ह कोई बड़ी बात नहीं है। 20 पॉइंट थे, वो भी आपके सामने थे। आप प्रॉपर्ली अपना नोट्स बनाते जाइए तो ये चीज आपको बिल्कुल आ ही जाएगी। ग्रामर एक बार आ गई तो कभी नहीं जाएगी। ठीक है, बंद कर दो।